प्रश्न है भूगोल का, सेकेंड सेमेस्टर के छात्राओं के लिए बीए के। भूगोल के किस संप्रदाय का संबंध संभावनावाद से है? तो भूगोल का जो संप्रदाय है उसमें संभावना की बात जब हम करते हैं तो ये फ्रेंच से बात करते हैं, तो फ्रेंच संभावनावाद से इनका संबंध था। दूसरा क्वेश्चन, भूगोल का कौन सा संप्रदाय नियतिवाद से संबंधित है? तो नियतिवाद से संबंधित है जर्मन। तो संभावना कहाँ पे हो रही है? फ्रेंच में। और नियति कहाँ जा रही है? जर्मन में। नियत जाए जर्मन में। नव निर्धारण की अवधारणा किसने दी? नए निर्धारण की, नव निर्धारण की तो ये दी है ग्रिफिथ टेलर ने। अरे नए कपड़े सिलता है, ऐसे निर्धारण कर देता है, तो उसके लिए आप याद रखिएगा ग्रिफिथ के बाद टेलर लगा होगा, टेलर हो जाएगा, ठीक है। नियतिवाद और संभावनावाद के बीच के मध्य मार्ग किस रूप में माना जाता है? तो इन दोनों के बीच, नियति और संभावना के बीच का जो मार्ग है, बंद करो और नियतिवादी जाओ, बंद करो और नियतिवादी जाओ, तो ये इसका आंसर है। बंद करो और नियतिवादी जाओ को के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है? संभावना के, नियतिवाद के रूप में, नवनियतिवाद के रूप में, या पर्यावरणवाद के रूप में। तो ये कह रहे हैं, ये नई बात कही गई है, तो नवनियतिवाद है। भोजन की आदत और आहार चार्ट विभिन्न देशों महाद्वीपों में भिन्न होता है। हर एक का भोजन हर देश का अलग अलग है, महाद्वीपों में भी अलग है, उसका चार्ट भी अलग होता है। तो ये जो चीज़ आती है वो किस में आती है? नियतिवाद में आती है। किसने कहा था मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच, मानव भूगोल समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का सिंथेटिक अध्ययन है। तो ये सिंथेटिक अध्ययन की जब बात करते हैं तो ये कौन है? रात में जगह सूरत जेल। और एलएनसी सैंपल किस देश से संबंधित है? तो आप बताओगे यूएसए। एलएनसी सैंपल तो एसीएस, तो एसीएस जो है किससे संबंधित है? यूएसए से, ठीक है, इसका याद रखना है। और आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच परस्पर क्रिया होती है। आदि मानव समाज के बीच में और प्रकृति के बीच में, जो इसके बीच में शक्तियाँ हैं, इनके बीच में तो पर्यावरण नियतिवाद के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। 5 खंडों की पुस्तकें हैं कासमास। 5 खंडों की पुस्तकें हैं कासमास। ये लिखी किसने है? तो हम बोल्टन ने अच्छी तरीके से 5 किताबों को टाइट करके कस दिया है। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। ये दूसरा पार्ट था आपका वीडियो का। पहले पार्ट में हम आपको पार्ट 1 बता चुके थे। अब ये पार्ट 2 जो चला, जनसंख्या वितरण प्रतिरूप, तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भूगोल में ज़्यादा परेशानी ना आए। तो और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इनको आराम से बैठ के लिखने को सीखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी जनसंख्या वितरण जब हम करते हैं तो इसको फैक्टर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस फैक्टर को डिस्टर्ब करती है। तो इस बात को, वितरण को प्रभावित करने वाला कौन है? जल की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, आरामदायक जलवायु या उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं, ये जनसंख्या के वितरण को, अगर जल की उपलब्धता नहीं है तो भी जनसंख्या गड़बड़ हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो भी जनसंख्या गड़बड़ होगी, आरामदायक जलवायु, ये तो इसका आंसर सभी होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सीधी सी बात, अभी चाइना ही रिकॉर्ड में चला आ रहा है। विश्व जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व तो 54 है। 5 उंगलियां हाथ में लेकर के आप चौके में चले जाइए तो आपका औसत घनत्व विश्व जनसंख्या का क्लियर हो जाएगा, यानी कि 5 4 54। कौन प्रवास का आर्थिक परिणाम है? तो प्रेषित धन। धन जो होता है इसी से आप आसानी से प्रवास कर सकते हैं, ये आर्थिक परिणाम है। किस क्षेत्र में भारत में पुरुष प्रवासियों का सबसे ज़्यादा है? पुरुष प्रवासी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो ये आपको देखना है। तो इसमें है ग्रामीण नगरीय में, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र। उस देश का चयन कीजिए जहाँ से सबसे अधिक प्रवासी भारतीय आते हैं। तो इसमें आप कह सकते हो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं।
और इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिल रहा है कम जनसंख्या का सकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो कम पर्यावरण क्षरण, यही जो है कम जनसंख्या का सकारात्मक प्रभाव नहीं है। अधिक जनसंख्या की स्थिति को प्रवाह द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, नियोजन, मलिन बस्ती, गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो सही बात है, प्रवाह नियोजन के द्वारा ही इनको हम जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। किसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? किसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो वो है प्रदूषण का। तो प्रदूषण का अध्ययन हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत नहीं करते हैं। अगला पार्ट आपका आता है, ये क्वेश्चन आपके पूरे हो गए और इसके बाद मैं आपको मानव अधिवास बस्ती के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ पहले इनको कॉपी पर लिख लीजिएगा आराम से, और उसके बाद में आप जो हैं आसानी से आप इसको समझ सकेंगे। तो अगले क्वेश्चंस के ध्यान दीजिए। तटों के किनारे कौन से अधिवास पाए जाते हैं? तो ये मानव अधिवास बस्ती है। तटों के किनारे कौन से अधिवास पाए जाते हैं? तो आयताकार पाए जाते हैं, रेखीय पाए जाते हैं, तारे के समान पाए जाते हैं, त्रिकोणीय पाए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये रेखीय पाए जाते हैं। तटों के किनारे अधिवास मतलब रहने का जगह जो होता है वो रेखीय होता है, एक रेखा में। लंदन किस प्रकार का शहर है? व्यापारिक है, बंदरगाह शहर है, धार्मिक है या औद्योगिक है? तो सीधी सी बात है, लंदन जो है बंदरगाह पे है। तो इग्लू किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इग्लू, तो इल्लू इल्लू ना करना, इग्लू इग्लू करना, टुंड्रा में, ठीक है। और ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। किस प्रकार के अधिवास सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होते हैं? तो ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्रॉस, नदी जो सड़कों, नदियों और नहरों के दोनों तरफ यानी क्रॉस कर जाता है, जैसे कहेंगे क्रॉस सेप्ड। किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण अधिवासों में सबसे ज़्यादा हावी हो रही हैं? तो वो आप कहोगे प्राथमिक स्तर की, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पे हैं? प्राथमिक स्तर पे ही हैं। किस क्षेत्र में सबसे पुराने उचित प्रकार से प्रलेखित नगरीय अधिवास पाए जाते हैं? तो आप बताओगे यहाँ पे हुआंगे घाटी सबसे पुरानी उचित प्रकार से प्रलेखित नगरीय अधिवास, तो ये जो है सिंधु घाटी इसका आंसर है, ठीक है, सिंधु घाटी। 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश, तो ये देश सिंगापुर है। नगरीय नगर, इसमें ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। निचली घाटी में छतों, नालों और अधिवास को अधिवास कहा जाता है। नदी घाटी में छतों पे और नालों पर अधिवास लोग रहने लगे हैं, तो ऐसे अधिवास को क्या कहते हैं हम? तो ये आप समझ लीजिए शुष्क बिंदु अधिवास। और कौन ग्रामीण अधिवासों के प्रतिमान को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है जनसंख्या, ठीक है। तो ये आपका ये भी चैप्टर हो गया। इसके बाद मैं आपको देने जा रहा हूँ एक और क्वेश्चन है आदिम अर्थशास्त्र के बारे में। तो आदिम अर्थशास्त्र जो है वो क्या कह रहा है? आदिम कृषि की मुख्य निर्भरता क्या रही है? आदिम कृषि पुराने ज़माने से चले, वो मानसून के ऊपर निर्भर करती थी, ठीक है। और कृषि निर्वाह से क्या चीज़ भिन्न हो सकती है? तो वो हो सकती है वाणिज्य, गहन व्यापक वृक्षारोपण के बजाय वाणिज्य, यानी कि ये हो गई आपकी फार्मिंग हैज वेरीड फ्रॉम सस्टेन्स टाइप ऑफ कॉमर्शियल। भारत का मछली पकड़ने का उद्योग विश्व अर्थव्यवस्था, मछली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की स्थिति क्या है? दूसरा स्थान है। गहन निर्वाह कृषि जो कहलाती है वो मशीन पे आधारित है, फसल पे है, श्रम पे है या मिट्टी की सुसंगतता पे है। तो मिट्टी जैसी अच्छी होगी उसी पर कृषि अच्छी होगी। खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवंबर से लेकर के अक्टूबर तक, नवंबर अक्टूबर में आप देखिए खरीफ फसल की कटाई होती है। और खरीफ की मेन खाद्य फसल कौन सी हो गई? वो हो गई आपकी चावल। खरीफ में चावल होता है। और भारत के 3 प्रमुख फसल मौसम जो हैं वो कौन से हैं? रबी, खरीफ और जायद। तो ये आपको याद रखना है, हमारे यहाँ रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें होती हैं, ठीक है, मौसम के हिसाब से। ब्राज़ील में झूमिंग को कहा जाता है मसोल, रोका, लड़ांग और मिल्पा। तो अगर हम देखते हैं ब्राज़ील में तो हम इसे कहते हैं रोका, ब्राज़ील तो क्या कहेंगे? रोका। कौन सा आदिम निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है? मिट्टी का प्राकृतिक उर्वरकता, मानसून, अधिक उपज वाली फसलें, बीज, परिवार के सदस्यों की भागीदारी। तो सीधी सी बात है, अधिक उपज वाली फसलें या बीज।
आदिम टाइम में, पुराने ज़माने में ये किसी से संबंधित मामला नहीं था। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं और ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद एक और चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक क्षेत्र का। तो मैं सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए भूगोल के बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पेपर में, सेकंड सेमेस्टर के पेपर में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं अगला बताने जा रहा हूँ सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में। और सांस्कृतिक क्षेत्र के संबंध में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियोस को शेयर किए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, अच्छा पेपर बच्चों का हो सके। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए। दक्षिण किस प्रकार के क्षेत्र का उदाहरण है? पहला प्रश्न, दक्षिण जो है वो नोडल है। क्या है? नोडल है। याद रखना है इसको। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सांस्कृतिक लक्षणों का अगर हम प्रसार करते हैं, एक क्षेत्र से लेकर के दूसरे क्षेत्र में हम सांस्कृतिक अगर कैरेक्टर्स का प्रसार कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सांस्कृतिक प्रसार कहेंगे। ठीक है। अनिवार्य अवधारणा में प्रजाति को किसने प्रभावित किया? अनिवार्य अवधारणा जो अगर हमारे लेके आते हैं, तो इसमें इस प्रजाति को किसने प्रभावित किया है? तो ये आप बताएंगे हुटन ने। किसने किया? हुटन। अनिवार्य कर दिया तो हुट करने लगे, हुटन। अच्छा, और किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का उदय सबसे पहले हुआ था? तो बौद्ध धर्म का जो उदय हम देख रहे हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया को अगर हम कहेंगे तो ये रहेगा बौद्ध धर्म का उदय, यानी कि शुरुआत, उदय होना। भारत में रहने वाले अधिकांश लोग किस धर्म का पालन करते हैं? तो भारत में सीधी सी बात है, बहुत आसान आंसर है, और हम लोग हिंदू धर्म ज़्यादा है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन है, औपचारिक क्षेत्र होता क्या है? तो औपचारिक क्षेत्र जो होता है, ऐसे क्षेत्र के रूप में जिसमें एक या एक से अधिक एकीकृत सांस्कृतिक या भौतिक लक्षण हों। भारत के संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और रूसी, चेक और पोलिश, रूसी ने चेक काटा और पॉलिश कर दी, तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है बाल्टो। बाल्टी ले आए और उसमें सब स्वाभाविक कर दिया, ऐसे याद रखना है। असामंजस्य से निपटने में चीन में जिन दो धर्मों का उदय हुआ था, वो दोनों धर्म थे हमारे दाओवाद और कन्फ्यूशियसवाद। तो दायो और कन्फ्यूज, ये दो कश्मीरी असामंजस्य वाली स्थिति में होगा तो कन्फ्यूशियस हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, दाओवाद हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना इसे। चीन तिब्बती परिवार में अधिकांश को आप किस देश में पा सकते हैं? तो ये जो हैं सबसे ज़्यादा चीन में ही पाए जाएंगे। ठीक है। अनिवार्य अवधारणा आप वोटिंग कर चुके थे, तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तो अगला मैं पार्ट बताने जा रहा हूँ विश्व की जनजातियों के संबंध में। ये भी मैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर आपको दिए दे रहा हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। विश्व की जनजातियाँ, तो इसमें कौन सी जनजाति चारागाही खानाबदोश? तो चारागाही खानाबदोश के रूप में पिग्मी है। पिग्मी, जैसे सुअर अपना पिग होते हैं, वो चरते रहते हैं खानाबदोशी के रूप में, तो पिग्मी याद रखना। शेमांग जनजाति, शेमांग जनजाति